हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी ए सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 2021 का, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। इससे पहले वाले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे 26 से लेके आगे का क्वेश्चन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 26th क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड विद ओनली 20% ऑफ द प्रेसिपिटेशन गोइंग एज रन ऑफ। हर एक अलग अलग कंटिनेंट का वर्ल्ड में परसेंटेज है कि कितना रन ऑफ परसेंटेज है। तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन जो है, डेटा फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बट यूपीएससी है, थोड़ा डेप्थ में तो जरूर पूछेगा आपसे, थोड़ा सा आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। और डेटा सारे आपको रेफरेंस बुक से ही लेना है। देखिए ये डेटा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कंटिनेंट के लिए, सभी कंटिनेंट के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ इसके लिए पूछा है कि किसका रन ऑफ का परसेंटेज टोटल प्रेसिपिटेशन का 20% है, तो वो है अफ्रीका का। ठीक है, बाकी हर एक कंटिनेंट का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो और किसी कंटिनेंट के लिए भी अगर पूछता है तो आप यहाँ से देख के आंसर कर सकते हो। बट इतना डीप में कोई याद करना नहीं, बट फिर भी पूछने को कुछ भी पूछ सकते हो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए। ठीक है, बट एक बार आपने अगर देख रखा है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किसका है। क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे ही है, तो ये दो तीन के ऊपर के याद होनी चाहिए। 20% अफ्रीका के लिए, एशिया के लिए 40% है, ऑस्ट्रेलिया का 30% है। तो इतना परसेंटेज ऑफ द वाटर किसमें जाता है? रन ऑफ में, टोटल प्रेसिपिटेशन का। तो यहाँ पूछा 20% का, तो आंसर आएगा अफ्रीका। द प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज डिफाइंड एज। प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन किसको कहते हैं? तो देखिए डेफिनेशन क्या कहता है। प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट और एक्सट्रीम रेनफॉल फॉर अ गिवन ड्यूरेशन दैट इज फिजिकली पॉसिबल। ये वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकली पॉसिबल ओवर अ स्टेशन और अ बेसिन। ठीक है, किसी भी बेसिन या किसी भी स्टेशन पे जितनी मैक्सिमम बारिश पॉसिबल है, फिजिकली पॉसिबल है, आइडियली पॉसिबल नहीं, फिजिकली पॉसिबल है, उसको कहते हैं प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। ठीक है, फ्रॉम दिस ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू पीएमपी कैन बी डिफाइंड एज द रेनफॉल ओवर अ बेसिन which would produce a flood flow with virtually no risk of being exceeded। तो ये क्या है? वर्चुअली है, मतलब ऐसा एक वैल्यू है जो कि किसी मतलब कहीं से भी वो एक्सीड होने के चांसेस उसके जीरो है हर तरह से। ठीक है, तो बस वही यहाँ पे देखना है कि आप फिजिकली पॉसिबल वाला टर्म आपको कहाँ पे देखने को मिलता है। मैंने क्या कहा था? फिजिकली पॉसिबल वाले वर्ड पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे और यहाँ पे भी। आप देखिएगा लोएस्ट और मिनिमम तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम वाला हो सकता है, ग्रेटेस्ट और एक्सट्रीम वाला। ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोप्लूवियल मैप किसको कहते हैं? चलिए देखते हैं आइसोप्लूवियल मैप क्या होता है। ये आइसोप्लूवियल मैप का एग्जांपल है। आइसोप्लूवियल मैप किसको कहते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट रेनफॉल, एक्सट्रीम पॉइंट रेनफॉल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशंस एंड फॉर डिफरेंट रिटर्न पीरियड्स हैव बीन इवैल्यूएटेड बाय आईएमडी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग लोकेशंस की उन्होंने पॉइंट वैल्यू, रेनफॉल की पॉइंट वैल्यू की, रेन के जो स्टेशन होते हैं तो वहाँ पे पॉइंट वैल्यू मिलता है हमें, उन पॉइंट्स वैल्यू को कनेक्ट कर दिया गया है अलग अलग ड्यूरेशन के लिए। अब ये अलग अलग वैरायटी के अवेलेबल है, डिफरेंट ड्यूरेशन के भी अवेलेबल है और डिफरेंट रिटर्न पीरियड के लिए भी अवेलेबल है। एंड द आइसोप्लूवियल लाइंस कनेक्टिंग इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल, यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि आइसोप्लूवियल लाइन किसको बोलते हैं? लाइंस कनेक्टिंग इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल। ठीक है, मैप्स कवरिंग द इंटायर कंट्री हैज बीन प्रिपेयर्ड। आईएमडी ने ये दो डायग्राम प्रिपेयर कर रखा है। दीज आर अवेलेबल फॉर रेनफॉल ड्यूरेशन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है, तो ड्यूरेशन 15 मिनट से लेके और 24 घंटे तक के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। और रिटर्न पीरियड कहाँ से? 2.5 से लेके और 100 ईयर्स तक के लिए, इतने ड्यूरेशन के लिए, रिटर्न पीरियड के लिए, और इतना रेनफॉल ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल है। टिपिकल 50 ईयर्स, जो डायग्राम नीचे दिख रहा है वो इसके लिए है। 50 ईयर 25 आवर्स मैक्सिमम रेनफॉल मैप ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला इज गिवन इन फिगर। फिगर में जो गिवन है वो 50 ईयर का डेटा है, 24 आवर का। और यहाँ पे क्या किया है? इक्वल इक्वल डेप्थ जहाँ पे रेनफॉल का है उसको कनेक्ट कर दिया गया है कंटूर लाइन फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या है आइसोप्लूवियल लाइन? लाइंस कनेक्टिंग इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल, लाइन कनेक्टिंग इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे दिख रहा है आपको इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट है रिजर्वायर विद सरफेस एरिया दिया हुआ है 250 हेक्टेयर्स, हैड द फॉलोइंग एवरेज वैल्यू ऑफ द क्लाइमेट पैरामीटर ड्यूरिंग अ वीक। टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 40%, विंड वेलोसिटी है एट 9 मीटर, यहाँ पे याद रखना 9 मीटर पे गिवन है,
above the ground level is 16 kmph. What is the average daily evaporation from the reservoir obtained by using Mayer's formula? EW की वैल्यू गिवन है डायरेक्टली और Km की वैल्यू भी गिवन है। तो पहले मेयर्स फार्मूला आप देखते हैं कि मेयर्स फार्मूला क्या कहता है। सिंपल है, मेयर्स फार्मूला इवेपोरेशन फाइंड करने के लिए EL इज इक्वल टू Km EW माइनस EA 1 प्लस U9 डिवाइड बाई 16। अब यहाँ पे क्या है, आपको Km दिया हुआ है। Km कितना दिया हुआ है, सिंपली 0.36, तो आंसर इसका यहीं पे निकल जाएगा 0.36 इंटू EW भी दिया हुआ है, EW कितना 17.5, 17.5 माइनस EA क्या होता है, EA इज इक्वल टू होता है EW इंटू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 40% है तो 0.4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे ह्यूमिडिटी होता है, तो 0.4 इंटू 17.5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 1 प्लस, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में हो सकता है ये घुमा के दे दे। नीचे तो 16 है, अच्छा यहाँ पे U9 क्या है, आप ये देखिए U9 क्या है, मंथली मीन विंड वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर एट 9 मीटर अबव द ग्राउंड। अब ये कहाँ पे है, 9 मीटर पे ही। अगर डायरेक्टली वैल्यू आपको 9 मीटर पे गिवन है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। क्वेश्चन में डायरेक्टली 9 मीटर पे गिवन है कितना 16, आप यहाँ पे डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, इससे आपको आंसर मिल जाएगा इसको सॉल्व करने से। बट कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में यहाँ पे 9 मीटर की जगह कुछ और वैल्यू गिवन होगी, 1 मीटर पे दिया होगा, 2 मीटर पे दिया होगा, तो उसको आपको 9 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपको 9 मीटर पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है कि जितनी वैल्यू विंड की वेलोसिटी गिवन है, मान लेते हैं कि यही 16 kmph गिवन है लेकिन वो 1 मीटर पे गिवन है, तो क्या करते हैं हम 9 रेज टू पावर 1/7 करते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको कहते हैं 1/7th लॉ, 1/7th लॉ, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड करते हैं इस U9 की वैल्यू, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली दिया हुआ है 9 मीटर पे, तो आंसर सिंपली इसको सॉल्व करके आ जाएगा। ओके, इसका आंसर आएगा 7.56 mm पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स या टेक्निक्स इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रीम फ्लो। स्ट्रीम फ्लो के डायरेक्ट मेथड भी हैं और इनडायरेक्ट मेथड्स भी हैं, तो कह रहा है इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट मेथड है। पहले एक बार दोनों मेथड को देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड कौन कौन से हैं, इसमें बार बार कंफ्यूजन होता है स्लोप एरिया में और एरिया वेलोसिटी में। तो डायरेक्ट मेथड कौन कौन से, स्ट्रीम डिस्चार्ज के लिए या फिर स्ट्रीम फ्लो के लिए, एरिया वेलोसिटी मेथड, डाइल्यूशन मेथड, अल्ट्रासोनिक मेथड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। तो दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट में कौन कौन से हैं, तो एक ही है जो मेजर आपको याद रखना है, स्लोप एरिया मेथड, और दूसरा कौन कौन सा है, वियर, प्लूम्स, बैराज हो या फिर गेट स्ट्रक्चर हो जैसे कि बैराज, ये सब इनडायरेक्ट में आते हैं। तो स्लोप एरिया मेथड जो है वो इनडायरेक्ट में आता है, बाकी एरिया वेलोसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डाइल्यूशन और अल्ट्रासोनिक डायरेक्ट में आता है। आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट पूछा है तो स्लोप एरिया मेथड पे आपको सीधा टिक कर देना, बाकी ये तीनों मेथड डायरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द BOD5 ऑफ द वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड टू बी 150 mg पर लीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। BOD5 दिया हुआ है, के वैल्यू दिया हुआ है, जो रिएक्शन रेट है 0.2 पर डे। व्हाट इज द अल्टीमेट BOD, अल्टीमेट BOD पूछा है और e⁻⁻1 की वैल्यू गिवन है। बहुत सिंपल है, BOD अल्टीमेट इज इक्वल टू क्या होगा, BOD5 डे का डिवाइड बाई 1 माइनस e⁻⁻ k इंटू टी, ठीक है। BOD5 दिया हुआ 150 डिवाइड बाई 1 माइनस ई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3679 माइनस के की वैल्यू भी गिवन है 0.2 इंटू टी कितना टाइम, कितने दिन पे दिया हुआ है, 5 दिन के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे BOD5 है मतलब 5 डेज के लिए दिया हुआ है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर आएगा 237 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following process destroys pathogens in the distribution system? पैथोजन को डिस्ट्रॉय मतलब डिसइंफेक्शन कौन सा प्रोसेस करता है, आप सभी को पता है। मिक्सिंग किस में होता है, फ्लोक्यूलेशन जब करते हैं, फ्लोक्यूलेशन उस केस में कोएगुलेंट्स को मिक्स करते हैं वाटर को, उस केस में मिक्सिंग होता है। फिल्ट्रेशन करते हैं बेसिकली ये भी होता है, बट क्या कह रहा है कि पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए फिल्ट्रेशन नहीं करते, फिल्ट्रेशन करते हैं टर्बिडिटी को रिड्यूस करने के लिए। पैथोजेंस भी इसमें रिमूव होते हैं, बट ये नहीं कहते हैं कि इसका मेन पर्पस पैथोजेंस को रिमूव करना है। इसमें हम टर्बिडिटी रिमूव करते हैं, हार्डनेस रिमूव करते हैं, BOD रिमूव करते हैं, ये सब चीज़ फिल्ट्रेशन में रिमूव होता है।
एक स्पेसिफिक प्रोसेस जो कि पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है उसको कहते हैं डिसइंफेक्शन, जिसके बहुत सारे मेथड हैं। मोस्ट टाइम हम यूज करते हैं क्लोरीनेशन। डिसइंफेक्शन यहाँ पे प्रोसेस है। नेक्स्ट है रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1 इंडिकेट्स। अब सभी को पता है ओपन चैनल फ्लो के लिए अलग वैल्यू है, पाइप फ्लो के लिए अलग वैल्यू है। पाइप फ्लो के लिए है 2000 से कम हो तो लेमिनार, 4000 से ऊपर हो तो टर्बुलेंट। ओपन चैनल फ्लो के लिए 500 से कम हो तो लेमिनार, 2000 से ऊपर हो तो टर्बुलेंट। सिमिलरली सॉइल के लिए 1 से कम हो, अगर लेस देन 1 हो तो लेमिनार, और ग्रेटर देन 1 हो तो, या फिर 3 हो, ग्रेटर देन 3 हो तो टर्बुलेंट, और इनके बीच में ट्रांजिशन। कह रहा है रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन 1 है तो जाहिर सी बात है हम सॉइल की बात कर रहा होगा, तो कौन सा बचा है यहाँ पे, लेमिनार। स्टेडी स्टेट फ्लो किसको बोलते हैं, किसी एक पॉइंट पे अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही हो, वेलोसिटी, डेंसिटी, ये सब चेंज ना हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं स्टेडी। ट्रांजिशनल फ्लो भी हम डिस्कस कर लिया, टर्बुलेंट और लेमिनार के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the water sample were collected in Delhi from 3 different sources and tested for the hardness. The values observed were ranges between 200 to 250. अब जो यहाँ पे हार्डनेस की रेंज आई है 200 से लेकर 250 के बीच में आया है mg पर लीटर में। कह रहा है कि वाटर किस टाइप का है, एक बार देख लेते हैं डेटा पे। ये हार्डनेस की वैल्यू और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है कि इस कैटेगरी में लाई करेगा। अब यहाँ पे 200 से लेके 250 के बीच में है, तो ये यहाँ भी लाई कर रहा है और यहाँ भी लाई कर रहा है, मतलब दोनों तरफ से क्या है ये, या तो मॉडरेटरी हार्ड में ही आएगा या फिर वेरी हार्ड भी आ सकता है। तो यहाँ पे मॉडरेटरी हार्ड और वेरी हार्ड भी आंसर हो सकता था, बट यहाँ पे दोनों रेंज को ये कवर कर रहा है, तो उससे बेहतर होगा यहाँ पे सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में क्लासिफिकेशन कर देना। हार्ड वाटर, ये दोनों ही हार्ड वाटर की कैटेगरी है, सॉफ्ट वाटर तो है नहीं क्योंकि इसमें हार्डनेस तो है ही 100%। अगर नील होता, जैसे कि जीरो जीरो होता तो वो नील आता, तो होता सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर मतलब 55 तक, 50 तक कहलाता सॉफ्ट वाटर। 50 से जैसे ही ज़्यादा हुआ, 55 से सॉरी 55 से जैसे ही ग्रेटर हुआ वो कहलाएगा हार्ड वाटर। ये सभी कैटेगरी हार्ड वाटर के हैं। और जनरल हाउस होल्ड में कितना रहता है 74 to 115। जितनी ज़्यादा हार्डनेस होगी सॉफ्ट का कंजम्पशन उतना ही ज़्यादा होगा, डिटर्जेंट का कंजम्पशन उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है द ऑपरेशन ऑफ एजिटेटिंग वाटर वायलेंटली टू इंश्योर यूनिफॉर्म मिक्सिंग। उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रैपिड मिक्सिंग। फ्लोकुलेशन जाते हैं आप लोग। फ्लोकुलेशन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, वायलेंटली नहीं करते इसमें, एकदम स्मूथली हम फ्लोकुलेट करते हैं ताकि अग्लोमरेट फॉर्म हो। जो पार्टिकुलेट हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो एक साथ मतलब लंप्स बन जाए, गुच्छा बन जाए उनका, तो होता है फ्लोकुलेशन। तो इसमें वायलेंटली नहीं करते हैं, बहुत ही शांति से करते हैं, मतलब ये शांति का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में काफ़ी स्लोली प्रोसेस होता है। रैपिड मिक्सिंग में बहुत ही फास्ट मिक्स करते हैं, ताकि एजिटेट करते हैं हम उसको, किसको, जो कोएगुलेंट्स हैं उसको, और जो वाटर है उसको हम रैपिडली मिक्स करते हैं। तो ये रैपिड मिक्सिंग का एक टाइप है। कोएगुलेंट्स आपको पता ही है, अलम जनरली यूज करते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स हैं उसका वेट बढ़ा के उसको उसको कंप्लीटली सेटल डाउन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 36 क्वेश्चन देखते हैं। द क्लीन वाटर इज पास थ्रू बेड ऑफ यूनिफॉर्म सैंड एट अ फिल्टरिंग रेट वेलोसिटी। फिल्टर का यहाँ पे या फिर वाटर की पासिंग की वेलोसिटी दिया हुआ है। तो सैंड ग्रेन्स का डायमीटर दिया हुआ है, सैंड का डायमीटर है 0.4 mm, डेप्थ ऑफ द बेड इज 0.67 mm, पोरोसिटी दिया हुआ है 0.4। व्हाट इज द रेनॉल्ड्स नंबर एंड फ्लो टाइप रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर पूछा है, तो रेनॉल्ड्स नंबर और विस्कोसिटी दिया हुआ है, डायनामिक विस्कोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, और डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, आर ई इज इक्वल टू, हम सभी जानते हैं, वी डी अपॉन न्यू के बराबर। यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है 1.4, 10⁻⁻3, और डाया गिवन है, डाया कितना है 0.4। यहाँ पे अब आपको यूनिट सबका सेम रखना है। अब ये 1.4 जो है मीटर और सेकंड में है, अगर लेंथ की यूनिट मीटर में है, टाइम की यूनिट सेकंड में है, तो सभी को आपको मीटर रखना पड़ेगा। अगर आपने 0.4 लिया तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको मीटर में चेंज करने के लिए, डिवाइड बाई। अब ये न्यू है तो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, इसको डायनामिक विस्कोसिटी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी नीचे लिखेंगे 1 × 10⁻⁻3, और इसको डेंसिटी से ऊपर से डिवाइड कर देंगे। अब डेंसिटी ऑफ वाटर अगेन ग्राम में है, और ये भी ये न्यूटन सेकेंड में है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको टैकल करना है एक तरीके से, सबको एक तरीके से रखना। अब यहाँ पे भी ग्राम और सीसी में है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है किलो न्यूटन या फिर न्यूटन में, जिसमें आप इसको रखोगे। ठीक है, फोर्स की यूनिट आप न्यूटन में रखते हो तो न्यूटन में रखना पड़ेगा इसको भी और इसको भी। ठीक है, अब न्यूटन में अगर करें तो 9810 होता है, इतना न्यूटन पर
मीटर क्यूब डेंसिटी अगर देखें तो इस वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कर दें, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा 0.56। और 0.56 मतलब 1 से लेस है, 1 से लेस है तो जाहिर सी बात है लेमिनार होगा। एक्सेस लाइम सॉफ्टनिंग इज एन इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट ड्यू टू। एक्सेस लाइम एक पहले प्रोसेस होता था जिसके द्वारा भी हम ट्रीटमेंट करते थे, जो आज के डेट में क्लोरिनेशन करते हैं। अगर आप लाइम ज़्यादा ऐड कर दो वाटर में तो भी वो क्लोरिनेशन की तरह ही वर्क करेगा, मतलब डिसइंफेक्ट कर देगा। कैसे करता है, अब यहाँ पे लिखा हुआ, इट हैज बीन फाउंड दैट व्हेन पीएच ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन 9.5, अगर पीएच बढ़ा दे वाटर का तो ई कोली प्रेजेंट इन वाटर विल डाई। तो ई कोलाई है जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है फीकल बेसिकली पॉल्यूशन से, वो उसकी डेथ हो जाती है। हेंस व्हेन इनफ लाइम इज एडेड, लाइम ऐड करने से क्या होता है, उसकी पीएच वैल्यू, वाटर की पीएच वैल्यू बढ़ती है। टू ब्रिंग द पीएच टू दिस फिगर, जब हम लाइम को ऐड करते हैं पीएच को बढ़ाने के लिए 9.5 के आसपास लाने के लिए, स्टरलाइजेशन ऑफ ई कोलाई एंड अदर बैक्टीरिया अपर्स, मतलब अपने आप स्टरलाइजेशन प्रोसेस, डिसइंफेक्शन प्रोसेस होने लगता है। अब स्टरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि सभी बैक्टीरिया मारे जाते हैं, ये नहीं कि जो हार्मफुल है सिर्फ वही, सभी बैक्टीरिया मारे जाएंगे। डिसइंफेक्शन मींस जो हार्मफुल बैक्टीरिया है सिर्फ वो मारे जाएंगे। द रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया इज अप टू 99.93 और इवन 100%, ये प्रोसेस इफेक्टिव है। बट इसमें दिक्कत क्या आती है, एक्सेस लाइम को बाद में फिर रिमूव करना पड़ता है। अगर हम एक्सेस लाइम प्रोसेस से यूज करते हैं तो इसको रिकार्बोनेशन करके बिफोर सप्लाई उसको अगेन लाइम कंटेंट को कम करना पड़ता है, और फ्यूचर कंटामिनेशन से भी ये प्रोटेक्शन नहीं देता है, इसलिए इस प्रोसेस को अब यूज नहीं करते, ये एक्सटिंक्ट हो गया है। ये क्या करता है वो देखना है। इट इट अब कह रहा है क्यों ये डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करता है, क्योंकि ये हाई पीएच कर देता है वाटर का, इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रीटिंग रिमूविंग द पैथोजेंस, पैथोजेंस को रिमूव करने का इसमें से कौन सा एक टाइप नहीं है। कैसे कैसे रिमूव करते हैं, तो ये तरीके हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या करते हैं हम, स्टोरेज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स और हीट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अदर कोई फिजिकल एजेंट हम अप्लाई कर सकते हैं। इरेडिएशन में क्या करते हैं, गामा रेडिएशन, मतलब जो रेडिएशन वाला होता है यूवी रेज या फिर गामा रेज, इनकी एप्लीकेशन से भी बैक्टीरियाज का खात्मा किया जाता है। नेक्स्ट है मेटल आयंस, जैसे कि कॉपर और सिल्वर आयंस को यूज किया जाता है, इसलिए कहते हैं चांदी के बर्तन में पानी पीना चाहिए, उससे काफी अच्छा होता है। कॉपर, जैसे कि जो ब्रास होते थे ना उसमें कॉपर होता था, तो उसमें बर्तन में कहते हैं पीने से अच्छा होता है। होता क्या है बेसिकली, उसमें पैथोजेंस मर जाते हैं। एल्कलीज एंड एसिड्स को यूज करते हैं। सरफेस एक्टिव केमिकल्स सच एज क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड्स, ये यूज किए जाते हैं। और ऑक्सीडेंट्स भी यूज किए जाते हैं वेरी फ्रीक्वेंटली, जैसे कि क्लोरीन का ऑक्सीडेंट, क्लोरीन अमोनिया, क्लोरीन डाइऑक्साइड, ब्रोमाइन, आयोडाइन या फिर ओजोन, ये सब यूज होता है डिसइंफेक्ट करने के लिए। अब सभी प्रोसेस है बट मोस्ट वाइडली यूज है क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। अब यहाँ पे पूछा है क्लोरीनेशन यस, ओजोनेशन यस। ओजोन जो है O3 में से जब नेसेंट ऑक्सीजन होता है, O को अलग कर देंगे और O2 को अलग कर देंगे, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है बहुत ही यूजफुल होता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। लैंड ट्रीटमेंट सिस्टम यस। केमिकल पॉलीमर एडिशन कोई मेथड नहीं है, इसलिए इसमें ये आंसर हो जाएगा। पूछा यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो नॉट। इन केस ऑफ एनाएरोबिक डाइजेस्टर द रेंज ऑफ DOD5 कैरेट ट्रिकलिंग फिल्टर में DOD रेंज क्या होता है, 500 से लेके 5000 तक होता है। ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इन लीटर ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल ऑफ गैसेस। 2 मोल है गैस का, बहुत ही सिंपल है, Pv इक्वल टू nRT, हम सभी जानते हैं फॉर्मूला, बस इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देना है। अब देखिए 2 मोल दिया हुआ है गैस का, 25 डिग्री सेल्सियस पूछ रहा है, प्रेशर कह रहा है यहाँ पे 820 है, ठीक है। और स्टैंडर्ड तो हम सभी जानते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, और 1 atm प्रेशर, मतलब अगर हम मर्क्यूरी के टर्म में बात करें तो 760 mm Hg। और इस कंडीशन में कितना होता है 22.4, 22.4। तो एक मोल का इतना, तो आप वैसे भी डबल करके निकाल सकते हो, 44 हो जाएगा। बट अगर आपको फाइंड ही करना है तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाई प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू n क्या है, यहाँ पे 2 मोल है, और R की वैल्यू अगर हम देखें वैसे तो होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, लेकिन अगर हमें यहाँ पे किस टर्म में चाहिए, mm ऑफ Hg के टर्म में चाहिए, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 62.36 लीटर mm ऑफ Hg पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो ये हो गया Pv, और टेम्परेचर हमें पता है केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 प्लस 25 हो जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 298, 298
डिवाइड बाय प्रेशर। तो प्रेशर हमें पता है, अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है 820 दिया हुआ है 820, तो 820 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो सिंपली आंसर आ जाएगा 45.32। ठीक है 45.32। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग एजम्पशन इन रैंकाइन थियरी। रैंकाइन थियरी जो है उसका एजम्पशन पूछा है कि रैंकाइन थियरी में क्या क्या एजम्पशन लिया गया है डिराइव करने से पहले। देखते हैं एक बार रैंकाइन थियरी का क्या एजम्पशन है। अब इस रैंकाइन का तो हर जगह थियरी है, बट इसकी बात कर रहे हैं हम अर्थ प्रेशर की। तो अर्थ प्रेशर जब कैलकुलेट करते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर, उस कंडीशन में क्या क्या एजम्पशन लिया गया है। पहला है कि सॉइल मास कैसा है, होमोजीनियस है, मतलब प्रॉपर्टी सेम है, मटेरियल भी सेम है, और सेमी इनफाइनाइट, क्योंकि ऊपर से फाइनाइट ही होता है इसलिए सेमी इनफाइनाइट बोला गया है इसको। नीचे की तरफ तो इनफाइनाइट है लेकिन ऊपर की तरफ फाइनाइट है, इसलिए सेमी इनफाइनाइट। सॉइल इज ड्राई एंड कोहेजनलेस, मतलब कोहेजनलेस सॉइल के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल है और ड्राई कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है। द ग्राउंड सरफेस इज प्लेन विच मे बी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, बट ये हमेशा प्लेन हो, हमेशा एक प्लेन ही रहेगा, या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या इंक्लाइंड हो सकता है, बट हमेशा एक प्लेन होगा। द बैक ऑफ द रिटेनिंग वॉल इज स्मूथ एंड वर्टिकल, ये यहाँ पे अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मूथ एंड वर्टिकल। द सॉइल एलिमेंट इज एन स्टेट ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, सॉइल जो है वो किस कंडीशन में है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब फेलियर के कंडीशन में, फेलियर के कगार पे। अब यहाँ पे देखते हैं, सॉइल मास इज सेमी इनफाइनाइट राइट, होमोजीनियस राइट, ड्राई एंड कोहेजनलेस राइट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट। द ग्राउंड सरफेस इज अ प्लेन विच मे बी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन, एब्सोल्युटली राइट। द फेस ऑफ द वॉल इन कॉन्टेक्ट विद बैकफिल इज वर्टिकल एंड स्मूथ, अभी डिस्कस किया हमने स्मूथ एंड वर्टिकल, तीनों ये स्टेटमेंट सही है इसमें। इफ देयर इज इंटरप्शन ऑफ स्ट्रेन, अगर स्ट्रेन का इंटरप्शन हो रहा है, देन द शियर स्ट्रेस कुड इंटरप्शन। अब देखिए ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैक्सिमम जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं सॉइल मैकेनिक्स के वो सारे स्ट्रेन कंट्रोल्ड होते हैं, कि हम स्ट्रेन अप्लाई करते हैं डायरेक्टली, जो हम अप्लाई करते हैं वो हम स्ट्रेन को कंट्रोल करके, मतलब इतना पर, मतलब स्ट्रेन लिखा होगा इतना पर मिनट, इतना सेंटीमीटर पर मिनट, इस तरह से इसको बोलते हैं स्ट्रेन कंट्रोल्ड मशीन। तो अगर बीच में हम स्ट्रेन को लगाना, मतलब स्ट्रेन को अप्लाई करना छोड़ दें, तो उस कंडीशन में शियर स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ेगा ये पूछ रहा है। कह रहा है इंक्रीज स्पीडीली बट अ क्रीप इन द सैचुरेटेड क्ले, कह रहा है कि अगर हम स्ट्रेन अप्लाई करना छोड़ देंगे, अगर खिंचाव करना हम रोक देंगे तो शियर स्ट्रेस बढ़ेगा नहीं, इंक्रीज तो नहीं हो सकता, डिक्रीज ही आएगा। तो इंक्रीज इंक्रीज का क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम सैचुरेटेड क्ले की या फिर अनसैचुरेटेड क्ले की। तो भाई क्रीप मीन्स क्या हो गया, धीरे 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 टाइम के साथ, क्रीप तो ठीक है। अब सैचुरेटेड क्ले में, अगर अनसैचुरेटेड क्ले है, ड्राई है तो सडन होगा, ठीक है। ड्राई अगर है, अनसैचुरेटेड है, मतलब ड्राई कंडीशन में, तो स्टिटली की जगह सडन हो जाएगा। और स्टिटली मतलब धीरे धीरे कब होगा, जब क्ले कैसा है, क्योंकि टाइम लैग होता है, टाइम लैग वो आपको सैचुरेटेड क्ले में देखने को मिलता है, इसलिए आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड्स टू कंसोलिडेशन ऑफ अनडिस्टर्ब्ड स्पेसिमेन। अनडिस्टर्ब्ड स्पेसिमेन के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को, अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझ रखा है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ क्ले इज सेड टू बी प्री कंसोलिडेटेड if it has ever been subjected to a pressure in excess of its present overburden pressure। कह रहा है कि प्री कंसोलिडेटेड कब कहते हैं, कि अगर क्ले के में जो पहले कोई प्रेशर एक्सर्ट हुआ है प्रेजेंट से वो एक्सेस है, उसको बोलेंगे प्री कंसोलिडेटेड। नॉर्मली कंसोलिडेटेड किसको बोलते हैं, क्ले विच हैज नेवर बीन सब्जेक्टेड टू एन इफेक्टिव प्रेशर ग्रेटर देन एग्जिस्टिंग। बिल्कुल, देखिए क्ले को अलग अलग टाइप से डिफाइन किया गया है, करंट स्ट्रेस और पास्ट स्ट्रेस को रिलेट करने के लिए। अगर पास्ट में जितना स्ट्रेस आज तक उस क्ले ने एक्सपीरियंस किया है, अगर उतना ही उस पास्ट में मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर तक उस सॉइल पे लोड लग चुका है, उस क्ले पे लोड लग चुका है, और आज में उसकी उस पे आज के रेट में उस पे 50 किलोमीटर का लोड लग रहा है, तो क्या कहलाएगा, प्री कंसोलिडेटेड। और अगर आज अभी जो उस पे लोड एक्ट कर रहा है वही उसका हाईएस्ट है, आज तक लाइफ टाइम हाईएस्ट है, तो क्या कहलाएगा, नॉर्मली कंसोलिडेटेड। soil is not fully consolidated by the existing overburden pressure called an under consolidated soil। अब अंडर कंसोलिडेटेड यहाँ पे, अंडर कंसोलिडेटेड का क्या है, अंडर कंसोलिडेटेड का डेफिनेशन, अ सॉइल इज नॉट फुल्ली कंसोलिडेटेड
बाय द एग्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर कॉल्ड अंडर कंसोलिडेटेड। बिल्कुल सही। अंडर कंसोलिडेटेड किसको बोलते हैं कि जितना कंसोलिडेट वो हो सकता है सॉइल, उसके अंदर से और भी वाटर को एक्सपेल होना है, लेकिन जितना लोड अभी लगाया है उससे पूरा वाटर को एक्सपेल नहीं कर पाया है, अभी और एक्सपेल्सन होना बाकी है, उसको बोलेंगे अंडर कंसोलिडेटेड। ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है एवरी प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ डिक्रीज इन वाटर कंटेंट ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल विद रिप्लेसमेंट ऑफ द वाटर बाय एयर इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। नहीं, सभी प्रोसेस नहीं कहलाता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन बेसिकली क्या है, एक मैनुअल प्रोसेस है जिसमें एक्सपल्सन ऑफ वाटर होता है। जरूरी नहीं है कि उसकी जगह वाटर ले ही रहा हो, एक्सपल्सन ऑफ वाटर एंड एयर दोनों हो सकता है, क्योंकि हम उसकी स्पेस को डेंसिफाई कर रहे हैं। डेंसिफाई कर रहे हैं मतलब वाटर और एयर दोनों बाहर जा रहे हैं, कंप्लीटली बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो ईच एंड एवरी प्रोसेस इज नॉट कॉल्ड कंसोलिडेशन। Which one of the following is a field test to determine ultimate bearing capacity of the soil and the probable settlement? बहुत सिंपल है, प्लेट लोड टेस्ट ही ऐसा है जो सेटलमेंट के साथ साथ बियरिंग कैपेसिटी भी देता है। बाकी सैंड रिप्लेसमेंट मेथड और ये क्या देता है, ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी फाइंड करने में यूज करते हैं। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट क्ले के लिए हम फाइंड करते हैं सी। कोहेजन फाइंड करने के लिए होता है, ये होता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब अगर हम टाउ की वैल्यू फाइंड करना चाहे, या फिर सी इज इक्वल टू टाउ, यहाँ पे जो भी क्यू आता है वो डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो इससे ये मिलता है। प्रॉक्टर टेस्ट किस लिए होता है, डेंसिटी फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ओएमसी फाइंड करने के लिए। तो आंसर आएगा इसका ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टी पहले कहते किसको है वो देखते हैं। इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो ग्रेन पे डिपेंडेंट है, ग्रेन बाई ग्रेन पे डिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी। और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी में जैसे परमेबिलिटी, शियर स्ट्रेंथ, कंसोलिडेशन, ये सब हो गया इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। तो कह रहा है कौन सा इसमें से करेक्ट है इंजीनियरिंग इंडेक्स प्रॉपर्टी के लिए। कंसिस्टेंसी इंडेक्स, तो पहले हम सही आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर इसका आएगा प्लास्टिसिटी ऑफ अ सॉइल इज अ प्रॉपर्टी व्हिच अलाउ द सॉइल ऑफ टू डिफॉर्म रैपिडली विदाउट रप्चर। प्लास्टिसिटी किसमें होता है, क्ले में। और प्लास्टिसिटी किसकी वजह से होता है, एल्यूमिना कंटेंट की वजह से। और प्लास्टिसिटी की वजह से होता क्या है, शेप रिमोल्ड कर सकते हैं, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन तो आता है बट वो ब्रेक नहीं होता है, और यही यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स की। तो एक बार सभी इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ। ये है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो ये क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। ये है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स किसका रेशियो होता है, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, WL माइनस WP आ जाएगा। सिमिलरली लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिक सॉरी ये है प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाय लिक्विड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये है प्लास्टिक लिमिट और ये है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो I इज इक्वल टू इंडेक्स और ये लिमिट है, वो ये वाटर कंटेंट है और ये एक वैल्यू है जो वाटर कंटेंट से डिराइव किया गया है। ये क्या है, फ्लो इंडेक्स है। फ्लो इंडेक्स क्या होता है, वाटर कंटेंट का डिफरेंस डिवाइड बाय, इसको हम फाइंड करते हैं कि जैसे जैसे डिक्रीज होगा वाटर कंटेंट वैसे वैसे शियर स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके लिए। तो ये नंबर ऑफ लॉज है N2। अब ये लॉगरिथमिक है, नीचे में लॉग है, तो N2 डिवाइड बाई N1। और ये क्या है, टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स का भी फॉर्मूला कई बार पूछ लेते हैं। तो ये क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाई फ्लो इंडेक्स। अब इसमें देख लेते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स मतलब इसकी बात कर रहा है, तो WN माइनस WN डिवाइड बाई IP इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट। नहीं, प्लास्टिक लिमिट WL माइनस नेचुरल कंटेंट, WL माइनस नेचुरल कंटेंट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है रेशियो होता है प्लास्टिक लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट टू दी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट नहीं, यहाँ पे लिक्विड लिमिट आना चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे IC इज इक्वल टू क्या है, लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ सही है, माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट और IP भी ठीक है, बट यहाँ पे प्लास्टिक की जगह अगर लिक्विड होता तो सही हो जाता, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स कौन सा है, ये वाला। नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिसिटी इंडेक्स होना चाहिए, और प्लास्टिसिटी प्लास्टिक लिमिट होना चाहिए यहाँ पे। तो ये क्या है, रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट। नहीं, गलत हो गया। लिक्विडिटी इंडेक्स द रेशियो ऑफ
लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट, नहीं, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्जाकी एजम्पशन फॉर वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। टर्जाकी का जो फॉर्मूला है उसका एजम्पशन क्या क्या है? पहला एजम्पशन है सॉइल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, फुल्ली सैचुरेटेड। अब इसमें से देख लेते कौन कौन सा है। द सॉलिड पार्टिकल एंड वाटर इन द वॉइड्स आर इनकम्प्रेसिबल, और कंसोलिडेशन जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपल्सन ऑफ वाटर के कारण से ही हो रहा है। कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल हैज द सेम वैल्यू एट ऑल पॉइंट, मतलब के इज सेम एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, और जितने टाइम कंसोलिडेशन हो रहा है के की वैल्यू सेम है। डार्सी लॉ इज वैलिड थ्रू आउट द कंसोलिडेशन प्रोसेस। डार्सी लॉ क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, ये वैलिड है थ्रू आउट द कंसोलिडेशन प्रोसेस। सॉइल इज लिटरली कन्फाइंड, साइड से कन्फाइंड है, एंड द कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस ओनली इन एक्सल डायरेक्शन, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में कंसोलिडेशन हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ड्रेनेज ऑफ वाटर ऑल्सो अकर्स ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब पानी जो बाहर आ रहा है वो भी सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ ही बाहर आ रहा है। टाइम लैग इन कंसोलिडेशन इज ड्यू टू इंटायरली ड्यू टू लो परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पे टाइम लैग जो है वो किस वजह से है? सिर्फ और सिर्फ लो परमिबिलिटी की वजह से, जो कि जनरली क्ले में देखा जाता है। देयर इज अ यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन वाइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एंड दिस रिलेशनशिप रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग लोड इंक्रीमेंट। तो वाइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में जो रिलेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। इन अदर वर्ड्स कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एंड द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज आर कांस्टेंट। तो ये सारे assumptions हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। डार्सी लॉ फॉर द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू आउट द सॉइल इज परफेक्टली वैलिड, बिल्कुल सही। एक्सेस फॉर वाटर ड्रेन्स आउट इन ऑल द डायरेक्शंस, नहीं, ये गलत बात है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में हो रहा है। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, राइट। द लोड इज अप्लाइड इन वन डायरेक्शन ओनली एंड डिफॉर्मेशन अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या आ जाएगा? नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट में आ जाएगा बी, कौन सा एजम्पशन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग क्विकसैंड कंडीशन। क्विकसैंड कंडीशन क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन जब इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाए, और ये कब होता है? कि जब वाइब्रेशन आए, सैचुरेटेड फाइन सैंड हो, सैचुरेटेड फाइन सैंड हो। उस केस में क्या होता है कि जब वाइब्रेशन होता है तो सॉइल लोड लेना छोड़ देता है और लोड ट्रांसफर हो जाता है कंप्लीटली किस पे? वाटर पे, और वाटर तो लोड ले नहीं सकता, इसलिए कंप्लीटली सेटल डाउन हो जाते हैं स्ट्रक्चर्स। इसको बोलते हैं क्विकसैंड कंडीशन। इट इज अ कंडीशन बट नॉट द टाइप ऑफ द सैंड इन विच द नेट इफेक्टिव स्ट्रेस और वर्टिकल स्ट्रेस बिकम 0। मतलब सॉइल पे लोड 0 हो जाता है और सारा लोड ट्रांसफर हो जाता है किस पे? वाटर पे। एंड सिंस वाटर कैन नॉट टेक लोड, द स्ट्रक्चर विल सेटल डाउन व्हेन द सीपेज अकर्स वर्टिकली अप थ्रू द सैंड्स और कोहेजनलेस सॉइल, ठीक है। तो बेसिकली किस में प्रोमिनेंट है? फाइन सैचुरेटेड सॉइल, फाइन सैचुरेटेड सैंड में प्रोमिनेंट होता है। और होता क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाती है, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 0, ठीक है। आपको बस ये दो टर्म याद रखना है। और इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। व्हेन द फ्लो ऑफ द वाटर through the pores of cohesionless soil act in upward direction, then the seepage pressure act in downward direction. When the flow of water through the pores of cohesionless soil act in downward direction, then the seepage pressure act in upward direction. When the flow of water through the pores of cohesionless soil act in upward direction, then the seepage pressure act in upward direction. When the flow of water through the pores of the cohesionless soil act in downward direction, then the seepage pressure act become 0. अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि when the flow of water through the pores of cohesionless soil act in upward direction, जब फ्लो ऊपर की तरफ जाए, then the seepage pressure act in upward direction। हमने अभी पढ़ा, यहाँ पे देखिए, when seepage occurs vertically up through the sand और cohesionless soil, ठीक है, कि जब सीपेज प्रेशर ऊपर की तरफ एक्ट होता है और उसको बोलते हैं हम, तो यहाँ पे वही है कि जब फ्लो ऑफ वाटर भी ऊपर की तरफ हो रहा हो और सीपेज प्रेशर भी ऊपर की तरफ हो रहा हो, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में, देन दिस कंडीशन इज द सेम। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट है एज कंपेयर टू ट्राइक्सल टेस्ट, डायरेक्ट शेयर टेस्ट हैज लिटिल कंट्रोल टू द ड्रेनेज ऑफ सॉइल, बिल्कुल राइट है। डायरेक्ट शेयर टेस्ट में देयर इज इफेक्ट ऑफ लेटरल रिस्ट्रेंट बाय साइड वॉल ऑफ द शेयर बॉक्स, राइट। इन डायरेक्ट शेयर टेस्ट ऑलवेज प्री डिटरमाइंड फेलियर प्लेन इज द एक्चुअल, नहीं, ये प्री डिटरमाइंड प्लेन होता है।
एक्चुअल प्लेन नहीं होता। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है डायरेक्ट शेयर टेस्ट के बारे में, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मेरिट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे डिमेरिट्स। तो डिमेरिट्स में वो सभी डिस्कस है। देखिए जो ये पॉइंट था, साइड वॉल होने की वजह से रेस्ट्रेंट डेवलप होता है, ये तो सही है। और दूसरा क्या था, ये वाला पॉइंट है। और ये है कि पूरा ड्रेनेज कंट्रोल, हाँ ड्रेनेज टेस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि ड्रेनेज टेस्ट नहीं होता है, बट फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकते हम, क्योंकि वहाँ पे पोरस मीडियम होता है, पोरस प्लेट्स होते हैं, वहाँ पे हम पूरा तरह से मेजर नहीं कर सकते कितना पोर डेवलप हो रहा है, वो हम मेजर नहीं कर सकते। और ये वीकेस्ट प्लेन तो होता है, बट ये प्री डिटरमाइंड होता है, ये जरूरी नहीं कि वही एक्चुअल वीकेस्ट प्लेन हो, क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन कभी भी शियर नहीं होता है। आपको पता होगा शियर फेलियर का प्लेन हमेशा 45+5/2 पे डेवलप होता है, बट इसमें हम डिफाइन कर देते हैं कि हॉरिजॉन्टल शियर फेलियर प्लेन है, जो कि इनकरेक्ट होता है। तो इसलिए आंसर आ जाएगा 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो 1 एंड 2 आर करेक्ट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर केसेस ऑफ कोहेजनलेस बैकफिल। कोहेजनलेस बैकफिल, बैकफिल कैसा हो सकता है, सबमर्ज्ड हो सकता है, यूनिफॉर्म सरचार्ज ऐसा लगा हो बिल्कुल, और स्लोपिंग सरफेस के साथ भी हो सकता है, बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बैकफिल कोई केस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोफर डैम्स इज सुटेबल फॉर ए स्मॉल हाइट। कोफर डैम आप सभी को पता है, जब हमें वर्क करना होता है वाटर के बीच में, तो हम पहले वाटर को एम्प्टी करते हैं, तो उसके लिए स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हम कोफर डैम का यूज करते हैं। कोफर डैम यहाँ पे मैंने लिख दिया है। जनरली 3 टाइप के कोफर डैम मैंने यहाँ पे लिखा है, बट बहुत सारे टाइप के कोफर डैम होते हैं इसके अलावा भी, बट हमें चूंकि यहाँ पे इन 3 के बारे में डिस्कस करना है, अर्थ कोफर डैम, रॉकफिल कोफर डैम और सिंगल सीट पाइल। इसमें डबल सीट पाइल भी होता है, सेवलोडो कोफर डैम भी होता है। तो जनरली इसमें क्या पूछा है कि सैलो हाइट, स्मॉल हाइट के लिए कौन सा यूज होता है, तो यहाँ पे सैलो डेप्थ के लिए आप देख सकते हो सिंगल सीट पाइल कोफर डैम का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी मैंने अर्थ और रॉकफिल डैम के बारे में भी यहाँ पे कोफर डैम के बारे में भी यहाँ पे लिख दिया है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि अर्थ कोफर डैम जो होता है वो इस तरह का होता है, रॉकफिल में रॉक से फिल किया जाता है, ये अर्थ है, ये अर्थ से फिल किया गया है, और इसमें सिंगल सीट पाइल, यहाँ पे एक सीट पाइल लगाया गया है सिर्फ, और ये वाटर को रिटेन करने के लिए है, और यहाँ पे स्टार्ट और ये वर्किंग एरिया है, मतलब इधर पानी इधर रिटेन हो गया है, इधर आपको जो भी काम करना है आप डी वाटरिंग करके कर सकते हैं। ठीक है, तो यही पूछा है कि सैलो डेप्थ के लिए कौन सा होता है, स्मॉल डेप्थ के लिए तो कैंटिलीवर सीट पाइल, कैंटिलीवर सीट पाइल कोफर डैम। तो ये था, नेक्स्ट पार्ट में लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद है मैं कल पूरा इसे कंप्लीट कर दूंगा। टाइम मुझे कम मिल पाता है, इसलिए थोड़ा आप लोग सब्र रखिए, टाइम की मेरे पास बहुत दिक्कत है, मुझे टाइम मिलता है मैं सॉल्व करके आपको डाल देता हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर कुछ एडिशनल जानना है आपको तो मुझे बताइए, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं डेफिनेटली पूरी ट्राई करूंगा कि आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू ऑल, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल।